जब रास्तों पे चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए, जब रास्तों पे चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो समझो दोस्तों आप एक सही दिशा में जा रहे हो, आप एक सही रास्ते पर जा रहे हो। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, आप मंजिल का ख्याल ना कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। आप बस मेहनत करते रहिए, आप इसकी चिंता मत करिए कि मैं कब सफल होऊंगा। तो एक दिन आपकी मेहनत आपको जरूर सफल बनाएगी, एक दिन आपकी मेहनत आपको जरूर सफल बनाएगी। तो दोस्तों काबिल बनिए, सफलता झक मार के आपके पास आएगी। तो इसलिए अपनी मंजिल का ख्याल छोड़िए और मेहनत करते रहिए, एक दिन जरूर आपकी मंजिल आपके पास खुद चल कर आएगी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल पवन सर अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उनके बारे में जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। और दोस्तों आने वाले एग्जाम जैसे कि वीडियो, पटवारी और एसआई वगैरह जितने भी एग्जाम हैं, इनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अनुच्छेद बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद फर्स्ट के बारे में। अनुच्छेद फर्स्ट, तो दोस्तों अनुच्छेद फर्स्ट में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत एक राज्यों का संघ होगा। तो संघ का मीन्स दोस्तों होता है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। दोस्तों जो हमारा भारत देश है और उसके राज्यों के बीच जो संबंध है वो संघ का है। तो कहने का मीन्स है कितनी भी कोशिश कर ले राज्य, कितनी भी कोशिश कर ले, वो संघ से अलग नहीं हो सकता। कोई भी राज्य यदि ये चाहे कि मैं अलग से अपना देश बनाऊं तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि भारत क्या है? संघ है। तो संसद ने संघ को ये शक्ति दे रखी है, संसद के पास ये शक्ति है कि कोई भी राज्य कितनी भी कोशिश कर ले वो संघ से यानी सेंटर से अलग नहीं हो सकता। तो भारत क्या है? राज्यों का एक क्या है? संघ है। जबकि दोस्तों अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है? राज्य और संघ है जो यानी राज्य और देश है वो किसी समझौते के तहत जुड़े हुए हैं। जहां समझौता टूटा और राज्य क्या हो जाता है? अलग हो जाएगा देश से, जैसे कि अमेरिका में है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है? तो दोस्तों अनुच्छेद 3 में लिखा है संसद द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। तो दोस्तों संसद के पास ये शक्ति है, किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, कम भी कर सकती है, उसको ज़्यादा भी कर सकती है और उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ये शक्ति है दोस्तों संसद के पास। जैसे कि उत्तराखंड पहले इसका नाम उत्तरांचल था और 1 जनवरी 2007 से क्या कर दिया गया था? उत्तराखंड कर दिया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 11 के बारे में। अनुच्छेद 11 के बारे में तो दोस्तों नागरिकता संबंधी जो कानून है वो संसद बनाएगी। तो भारतीय नागरिकता से संबंधित जो भी कानून होगा वो संसद बनाएगी, उसकी समाप्ति के लिए चाहे उसकी ग्रहण के लिए। तो कैसे ग्रहण किया जा सकता है भारतीय नागरिकता और कैसे समाप्त किया जा सकता है, ये केवल संसद ही कानून बनाएगी। हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 16 के बारे में। तो ये है लोक नियोजन में समान अवसर की समानता। तो दोस्तों जो भी लोक नियोजन से संबंधित अवसर होंगे या कार्य होंगे उनमें सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, उनमें सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। किसी को भी जाति, धर्म, लिंग भेद आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर दिए जाएंगे। तो ये लिखा है अनुच्छेद 16 में। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 17 के बारे में। तो अनुच्छेद 17 में क्या लिया है? अस्पृश्यता का अंत। तो अनुच्छेद 17 में क्या लिखा गया है? अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। तो कोई भी किसी भी व्यक्ति से अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत नहीं कर सकेगा, ये लिखा है अनुच्छेद 17 में, क्योंकि सब समान है, संविधान के अकॉर्डिंग सब क्या है? समान है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या लिखा है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि जैसे कि बादशाह, सर, सरताज, बादशाह, ये उपाधि जो पहले राजा महाराजा धारण करते थे, ये उपाधि अब कोई धारण नहीं कर सकता, कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। इनका क्या कर दिया है? अंत कर दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 18 कहता है। अब बात करते हैं दोस्तों 21 का काम है क्या है? जो शिक्षा का अधिकार है, हमारा शिक्षा का अधिकार है, क्या है? मूल अधिकार बना दिया गया है, शिक्षा का अधिकार, मूल अधिकार। 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है उसके लिए निःशुल्क शिक्षा पाना, उसके लिए निःशुल्क शिक्षा पाना उसका मूल अधिकार है, उसका मूल अधिकार है। बात करें दोस्तों
अनुच्छेद 31 के बारे में। तो अनुच्छेद 31 क्या था दोस्तों? संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। तो पहले दोस्तों आपको पता है हमारे कितने थे? 7 मूल अधिकार थे, जो कि 31 में क्या लिखा था? संपत्ति के अधिकार के बारे में, संपत्ति के अधिकार के बारे में, जो कि मूल अधिकार हटा दिया गया है और अब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि 300 के काम में रखा गया है। 300 के काम में रखा गया है, यानी कि सरकार आपकी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, आपकी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है जब उसे आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों यदि सरकार कुछ ऐसा काम कर रही है जहां पे आपकी जमीन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो सरकार आपकी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, क्योंकि यह कानूनी अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है। अब आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते इसके खिलाफ, क्योंकि ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है मूल अधिकार हटा के, जो कि 300 के काम में रखा गया है। 300 के काम में रख के कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 के बारे में। तो अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा था दोस्तों? संविधान की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। तो अनुच्छेद 44 क्या है दोस्तों? समान नागरिक संहिता से संबंधित है, समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यानी कि भारत में जो भी नागरिक है, प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून होंगे, समान कानून होंगे। ये नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून होंगे या किसी विशेष धर्म के लिए अलग अलग कानून होंगे। यहाँ पे सभी के लिए समान कानून है, सभी को कानून की समान प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और सभी के लिए समान न्याय व्यवस्था रखी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद के बारे में। तो अब बात करते हैं दोस्तों 51 के काम में। तो 51 के काम में क्या है? मूल कर्तव्य रखे गए हमारे। 51 के काम में मूल कर्तव्य रखे, जो कि 11 है, पहले कितने थे? 10 थे। तो मूल कर्तव्य कहाँ रखे? 51 के काम में। बात करते हैं अनुच्छेद 52 में। तो अनुच्छेद 52 में क्या है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है 52। और दोस्तों अनुच्छेद 61 की बात करें तो अनुच्छेद 61 क्या कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 61। तो अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो वह है अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 61 में भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित वर्णन किया गया है, यानी भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में लिखा गया है इसके बारे में? तो लिखा गया अनुच्छेद 63 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। तो राष्ट्रपति दोस्तों किसी व्यक्ति को सपोज क्या मिली है? सुप्रीम कोर्ट से सजा मिली है, उसे सपोज फांसी मिली है, तो क्या कर सकता है राष्ट्रपति? उसको रोक सकता है, उस फांसी को उम्रकैद में बदल सकता है, या किसी को कोई कठोर सजा मिली है उसको कम कर सकता है, या क्या कर सकता है? रोक को हटा सकता है, उसको रोक को हटा सकता है या रोक लगा सकता है। तो दोस्तों ये सारी शक्ति किसके पास है? ये सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास। तो ये सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास है, वो किसी की सजा को कम कर सकता है या बिल्कुल हटा सकता है या फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 74 के बारे में। तो अनुच्छेद 74 क्या है? मंत्रिपरिषद का गठन। तो दोस्तों अनुच्छेद 74 यानी 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 75 के बारे में। तो दोस्तों अनुच्छेद 75 कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा और क्या होगा? एक अन्य मंत्री होगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और साथ ही प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करेगा, ये कहता है अनुच्छेद 75। बात करते हैं अनुच्छेद 76 के बारे में। तो अनुच्छेद 76 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये लिखा है अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में। तो दोस्तों ये जितने भी अनुच्छेद हैं हम इन सब के बारे में डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि एग्जाम जितने आने वाले हैं आपके आसपास उसमें ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे ये अनुच्छेद, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 जो कि क्या है? संसद के गठन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 79 में क्या है दोस्तों? संसद के गठन के बारे में जिक्र
किया गया है। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? संसद के गठन से। तो दोस्तों अनुच्छेद 80 की बात करें तो अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 80 संबंधित है राज्यसभा से संबंधित है। यानी राज्यसभा के गठन के बारे में कहाँ लिखा गया है दोस्तों? लिखा है अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 80 में। और अनुच्छेद 81 की बात करें तो अनुच्छेद 81 दोस्तों लोकसभा के गठन से संबंधित है। तो लोकसभा के गठन का जिक्र किस अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 81 में। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 111 के बारे में। तो अनुच्छेद 111 में दोस्तों क्या है? राष्ट्रपति की वीटो पावर से संबंधित है, राष्ट्रपति की वीटो पावर से संबंधित है। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है या अपनी सहमति को सुरक्षित रख सकता है या किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, केवल धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक राष्ट्रपति की बिना स्वीकृति के ही वो पास हो जाता है। तो दोस्तों किसी विधेयक को क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन दोस्तों दोबारा राष्ट्रपति को उस विधेयक को मानना ही पड़ेगा अगर वो दोबारा राष्ट्रपति के पास आता है। तो दोस्तों यह है राष्ट्रपति की वीटो पावर, जो कि अनुच्छेद 111 में लिखी गई है। वो किसी अनुच्छेद को स्वीकृति दे सकता है, सुरक्षित रख सकता है और पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन दोबारा उसको मानना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 123 के बारे में। तो अनुच्छेद 123 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद के तहत करता है? 123। तो दोस्तों राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकता है? तो जब क्या होता है कि संसद के जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन में से किसी भी सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, किसी भी सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, या दोस्तों किसी एक सदन का सत्र चल रहा हो लेकिन दूसरे का सत्र नहीं चल रहा हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आपको पता है कि कोई भी विधेयक कब कानून बनता है? जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो सदस्य होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो इसलिए दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सत्र ना चल रहा हो या किसी एक का सत्र चल रहा हो। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 124 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 24 सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय का गठन के बारे में अगर जिक्र किया गया है वो अनुच्छेद 124 में किया गया है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा यानी कि सुप्रीम कोर्ट होगा, वो है अनुच्छेद 124 में जिक्र। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 148 के बारे में। अनुच्छेद 148 क्या कहता है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, जो कि 148 में जिक्र किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों 153 अनुच्छेद 153 में क्या है? तो राज्यों के राज्यपाल। तो प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा दोस्तों? एक राज्यपाल की व्यवस्था की जाएगी, जो कि अनुच्छेद 153 में जिक्र किया गया है। या दोस्तों कई राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। तो अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है दोस्तों? राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि राज्य मंत्रिपरिषद होगी। तो जिस प्रकार दोस्तों राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, तो उसी प्रकार राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक क्या होती है? राज्य मंत्रिपरिषद होती है, राज्य मंत्रिपरिषद होती है, जो कि अनुच्छेद 163 में जिक्र किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 164। तो अनुच्छेद 64 क्या कहता है दोस्तों कि राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और इस मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 213। तो ये भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 213 क्या कहते हैं? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो जिस प्रकार दोस्तों 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो उसी प्रकार राज्यपाल 213 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 214। तो अनुच्छेद 214 किससे? हाई कोर्ट से संबंधित है। तो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित अनुच्छेद है 214। तो इसमें कहा गया है कि राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, इसमें कहा गया अनुच्छेद 214 में। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 239 के बारे में, 239 के बारे में। तो दोस्तों इसमें लिखा है संघ क्षेत्रों का प्रशासन। तो दोस्तों जो क्या है हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनके क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किसमें लिखा है? अनुच्छेद 239 में, 239 में। हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 243। तो अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है दोस्तों? इसमें पंचायतों के गठन की बात की गई है।
नगर पालिका के गठन की बात कही और साथ ही दोस्तों इसमें सहकारी समितियों के गठन की बात भी कही गई है, जो कि 243 में है। तो दोस्तों क्या है इसमें, पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियां हमारे 243 में है। बात करते हैं अनुच्छेद 326। तो अनुच्छेद 326 क्या कहता है दोस्तों, जो लोकसभा राज्यसभा होंगे या राज्य विधानमंडल होगा, तो उनमें जो वयस्क मताधिकार होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पे क्या चुने जाएंगे, सदस्य चुने जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 335। तो अनुच्छेद 335 क्या है, SC ST OBC आरक्षण से संबंधित है, जो कि विभिन्न सेवाओं में राज्य या केंद्र सरकार की जितनी भी सेवाएं हैं उनमें SC ST OBC को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, वो दिया गया अनुच्छेद 335 के तहत। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 343 की। अनुच्छेद 343 के बारे में, जो कि क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। तो अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यानी हमारे जो सेंटर है उसकी राजभाषा क्या होगी दोस्तों, हिंदी, राजकाज की भाषा हिंदी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 351 में। तो अनुच्छेद 351 क्या कहता है, तो दोस्तों संघ है जो केंद्र है, संघ का कर्तव्य है कि वो हिंदी का प्रचार प्रसार करे। तो हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य करने का जो कर्तव्य है या दायित्व किसके पास है, संघ सरकार के पास है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 किसके तहत लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन, इसके तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, यानी राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, 356 में। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 ये किस, तो ये 360 में लिखा है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, यानी वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 क्या है, संविधान संशोधन से संबंधित है। तो दोस्तों संसद के पास ये शक्ति है, वो क्या कर सकती है, संविधान संशोधन कर सकती है। जहां उसे लगा है कि यहाँ पे संविधान संशोधन करने की आवश्यकता है वो कर सकती है। तो ये शक्ति दी गई है, किसको दी गई है, संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 368 देता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 370, जो कि जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित था। जम्मू कश्मीर को क्या एक विशेष दर्जा दिया गया था, अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब ये 370 है, ये कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इसकी, क्योंकि अब दोस्तों ये 370 को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के विरोधी नेता ये भूल गए थे कि क्या संसद के पास ये शक्ति है कि वो कभी भी हमारा बंटाधार कर सकती है, कभी भी हमारा खेल बिगाड़ सकती है। तो यही हुआ दोस्तों, अनुच्छेद 370 को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है और क्या बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिसको 2 भागों में तोड़ दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो दोस्तों अब अब्दुल्ला कह रहे थे कम से कम हमें राज्य तो बना देते। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर को ऐसा बना दिया गया कि ना मुख्यमंत्री बनने लायक छोड़ा उनको, ना ही कोई नेता बनने लायक छोड़ा, बिल्कुल ही खत्म कर दिया वहां से। अब्दुल्ला कहते रहे कि कम से कम हमें राज्य तो बना देते। तो वो लोग जो पाकिस्तान का गुणगान करते थे उनका सब बंटाधार कर दिया गया है। अब उनकी सत्ता बिल्कुल खत्म कर दी गई है, चाहे अब्दुल्ला हो या कोई भी हो। अब 370 को हटाकर क्या कर दिया गया है, इसको जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नाम से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, क्योंकि दोस्तों संसद के पास ये शक्ति है, वो संविधान संशोधन कर सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 394 का जो कि लिखा गया है इसमें संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद। दोस्तों ये राष्ट्रपति उत्तरदायित्व है, उसके पास ये अधिकार है, उसके पास ये पावर है, वो संविधान का हिंदी में अनुवाद करा सकता है। तो दोस्तों ये थे संविधान के इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट करिए, शेयर करिए, और साथ ही दोस्तों जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको जो भी हम अपडेट्स करते हैं उसके नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे।